प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां इस चुनावी रैली में सुन रहे थे। गिन गिन कर उन्होंने आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगाए, लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे थे जब ममता बनर्जी खुद एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां पर उनके पास भी शिकायतों की लंबी लिस्ट है। सीधे चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने आरोप लगाए कि जो शिकायतें हमने की थी बाहरी तत्वों को लेकर, उनकी अशांति फैलाने को लेकर, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इस चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उनका यह कहना था कि जो मदद हमने पश्चिम बंगाल के लोगों को पहुंचाने की कोशिश की केंद्र की तरफ से, उसे ममता बनर्जी ने रोका, लोगों को वो मदद नहीं पहुंचाने दी। लेकिन जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो ये मदद किसानों तक पहुंचेगी। किसान सम्मान निधि का दरअसल वो जिक्र कर रहे थे और एक बार फिर से 200 सीटों का दावा उन्होंने दोहराया। बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। तो तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस चुनावी रैली में। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि दूसरे दौर की वोटिंग जारी है और जबरदस्त टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है नंदीग्राम में, जहां शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी मैदान में है, लेकिन वहां पर छिटपुट घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम तस्वीर जो दिखाई दी वो बोया पोलिंग बूथ से दिखाई दी, जब ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद थी और उनका यह कहना था कि बाहरी तत्व आकर नंदीग्राम में स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। यही पोलिंग बूथ में बैठे बैठे ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भी फोन किया, उनसे बात की जगदीप धनखड़ से, और जो परिस्थितियां वहां पर थी उनकी जानकारी दी। दो गुटों का आमना सामना यहां पर हुआ तो सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन दोनों तरफ से नारेबाजी, पत्थरबाजी की शिकायत हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों और राज्यपाल से भी मुख्यमंत्री ने बात की, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका को लेकर उन्होंने ये शिकायत आगे पहुंचाई। तो आइए यहाँ पे अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। संगीत जी, पहले तो आपका कमेंट जो पहले नहीं हो पाया था, जो परिस्थितियां इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं, राजनीति के इतिहास में कैसे पढ़ाई जाएंगी आज के दिन की तस्वीरें? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा असाधारण स्थिति नहीं दिख रही है। मुझे 70 के दशक का बिहार याद आने लगा है कि जहाँ पर बिहार के चुनाव में इसी प्रकार की गोलबंदी हुआ करती थी। सामान्यतः मुझे लगता है कि इसे पश्चिम बंगाल के अंदर कोई एक अकेली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं और वो भी पोलिंग बूथ के अंदर बैठी हुई हैं, तो इस कारण चूँकि मीडिया का आकर्षण हो गया है और वो दिखा रही हैं। अन्यथा मुझे ऐसा ज़रूर है और आपके पत्रकारों के पास ये ज़रूर जानकारी होगी कि ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे आज के 30 पोलिंग बूथ पे, 30 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें कई ऐसे बूथ होंगे जहां इस प्रकार का गोलबंदी होंगी। हमने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से है
और तृणमूल कांग्रेस का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि वो बाहरी लोगों को बुला करके लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं। स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, हम जान रहे हैं। मैं यहाँ से टेलीविजन स्टूडियो से बैठ करके पता नहीं किया जा सकता। रही बात चुनाव आयोग की, तो मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आयोग जब आपको पोलिंग बूथ के अंदर यदि कोई गड़बड़ी होती है तब चुनाव आयोग सामान्यतः हस्तक्षेप करता है। और जो जानकारी आई है कि चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। मैं अभी संजय जी ही बता रहे थे, तो क्या कौन सी परिस्थितियां वैसी हैं जिसके आधार पर वो आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग इसमें काम नहीं कर रहा है। और सुरक्षा बलों का जहां तक सवाल है, वो तो ममता बनर्जी शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां बताती हैं कि क्यों 646 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां पश्चिम बंगाल के अंदर भेजी गईं। यदि आप अंदाजा लगाइए कि यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां वहां नहीं होती तो बंगाल में चुनाव में कितने रक्तपात होके एक चरण हो चुका है। हमने देखा है जिस प्रकार की हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति में होता रहा है, खास करके चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले भी, तो वो चीजें अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी भी हमको हिंसा में किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई है, जबकि बंगाल के चुनाव में आप 2011 का देखें, 2016 का देखें, तो इस प्रकार की हत्याओं का दौर लगातार उस समय भी चला था। लेकिन संगीत जी देखिए, ये भी एक तस्वीर है कि जो लड़ाई पश्चिम बंगाल की जमीन में राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर दिखाई देती थी, उसमें किस तरह से धार्मिक रंग चढ़ा है और जो धर्म के आधार पर एक वहां पर विभाजन दिखाई दे रहा है, वो बड़े सवाल इस वक्त खड़े कर रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने इसी पर किया हम चर्चा को सर आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, उसी के बाद यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन लौट रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी है, असम में 39 सीटों के लिए। संजय जी, जो तस्वीर अभी हमें दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, 60% के करीब मतदान, क्या कहता है ये प्रतिशत? मुझे लगता है पिछले बार 2016 के चुनाव में इन कंस्टिट्यूंसी में 87% मतदान हुआ था। अभी 3 बज रहे, अभी 3 घंटे और बाकी है और शाम में मतदान की रफ्तार तेज होगी, तो तकरीबन वही 80 से 85% मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे तो चर्चा को अगले सिरे पर लेकर जाएंगे। बात होगी राजनीतिक विचारधारा वर्सेस एक धार्मिक विभाजन जो दिखाई दे रहा है नंदीग्राम की जमीन पर। देखते रहिए आज तक। पश्चिम बंगाल और असम में दिन बीतने के साथ साथ मतदान ने रफ्तार पकड़ी है। दोपहर 3 बजे तक का डेटा आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए करीब 62% मतदान अब तक हो चुका है, जबकि असम में 59% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड हुई है। हालांकि शुरुआती 5 घंटे में वोटिंग की चाल थोड़ी सुस्त थी, लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ साथ वोटिंग प्रतिशत में भी सुधार हुआ है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, करीब 62% मतदान पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड हुआ। वहीं असम में दोपहर 3 बजे तक 58.78% वोटिंग दर्ज हुई है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स का भी यहां पर यह मानना है कि 80% तक ये आंकड़ा जाएगा जब वोटिंग खत्म होगी, उस समय तक, यानी शाम 6 बजे तक। लेकिन पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए वोटिंग और असम में 39 सीटों के लिए वोटिंग। इस बीच मतदान अब रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बात के आसार इसलिए भी क्योंकि दोपहर का वक्त है, क्योंकि काफी गर्मी का था, लिहाजा जो वोटिंग के लिए लोग निकल रहे थे संख्या कम थी। लेकिन अब 4 बजे के बाद ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन नंदीग्राम लगातार सुर्खियों के केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी के बीच है। और यही वजह है कि पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ और नंदीग्राम का जिक्र अलग तरीके से लगातार हो रहा है। आपको हम ये कुछ समय पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें नहीं है, जिस समय परिस्थितियां वहां पर बिगड़ रही थी और 2 गुट जिस तरह से आमने सामने आ गए थे, एक टकराव दिखाई दे रहा था। अलग अलग समुदाय के लोगों का इस तरह से आमने सामने आना, हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसे आसार पहले से थे, आशंका थी कि ये हो सकता है, लेकिन ये अफरा तफरी उस समय और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के बीच पहुंची, इस पोलिंग बूथ पर पहुंची। तो बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव में नंदीग्राम हॉट सीट बनी हुई है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये जो आप उपद्रव देख रहे हैं, हंगामा देख रहे हैं, लोगों की नाराजगी देख रहे हैं, ये सब शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो खासकर महिला पुलिसकर्मी हैं पश्चिम बंगाल की,
वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दरअसल गांव के भीतर भी एक तरफ से दूसरे नारे लग रहे हैं और एक तरफ से शुभेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है। और इस सब के बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर वो अपनी आपत्ति को दर्ज कर रही हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर कुछ हिस्से का यह आरोप है कि वोटों को छापा जा रहा है लोगों के आए बिना। विरोध सबका ये हो रहा है कि वोट में गड़बड़ियां हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और मौजूदगी भी इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा को तो बहुत दुरुस्त रखा गया है, लेकिन उसके अलावा भी अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हुए आप इन सभी पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों को, रैपिड एक्शन फोर्स के अफसरों को, आप आगे बढ़ते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो धीरे धीरे ऐसी आशंका लग रही है सबको कि बेकाबू हो रही है। हालांकि अभी तक केवल नारेबाजी ही यहां पर चल रही है। 1 घंटे से अधिक का समय होने को आया है और यहां पर हंगामे की स्थिति कुछ ऐसी ही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम आज तक। तो लाजमी है कि नंदीग्राम की इतनी चर्चा होगी, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ डेबरा सीट पर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वहां पर 2 पूर्व पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। जब पूरे देश की नजर नंदीग्राम की हॉट सीट पर टिकी थी, तब उससे ज्यादा गर्मा गर्म माहौल डेबरा की इस सीट पर था, जहां 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों के बीच टक्कर है। बीजेपी की उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का मुकाबला पूर्व आईपीएस अधिकारी और टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर से है। तृणमूल कांग्रेस ने भारती घोष पर आरोप लगाया कि वो वोटरों के बीच पैसे बांट रही है। वहीं भारती घोष इस्लामपुर के इस बूथ पर पहुंची और अपने पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाले जाने का इल्जाम लगाया। मार के निकाल दिया, यहाँ पर जो जमायत था उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का आरोप था कि भारती घोष ने यहाँ भगवाधारी गुंडों को भेजा है। लोगों का कहना था कि ये बाहरी हैं, जिनके पास वोटर आईडी तक नहीं है। ऐसे में इनके आने से माहौल बिगड़ रहा है। मेरे ये जाता है वो बारूनिया पास का बूथ है, जो जाता है वो मेरे को निकाल दिया है पार्टी का। हाँ, तृणमूल। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे शांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ, ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। ये सरासर गलत है। वो खुद ले आ रहे 50-100 गुंडा बाहर से ले आके, खुद देखिए आप लोग, कैमरा उधर घुमाइए और देख लीजिए, जो भगवा ड्रेस पहन के वो लोग बाहर से आया है। आप सके तो वो लोग का आईडी कार्ड चेक कर ले, चेक करके देख। आप लोग यहाँ के? हम लोग यहाँ के, हम लोग इलेक्शन, हम लोग वोट देने आए और आके देख रहे हैं जो बीजेपी का कैंडिडेट है, यहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो आके यहाँ का परिस्थिति को, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है। जो हर एक दल का पोलिंग एजेंट है, यहाँ पर सही वोट चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट आके यहाँ के पूरा माहौल को बिगाड़ दिया। एक तरफ जहां भारती घोष टीएमसी पर आरोप लगा रही थी, वहीं भारती घोष एक से दूसरे बूथ पर घूमती नजर भी आई। भारती घोष ने आने के बाद से यहाँ पे स्थिति को वो गर्म करने की कोशिश करी। भारती घोष फिर से दूसरी तरफ जा रही है। हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से वो कहाँ जा रही है। भारती घोष ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नुआपाड़ा में बूथ नंबर 22 पर उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया गया। उनका कहना था कि टीएमसी के 150 गुंडों ने उनके पोलिंग एजेंट को घेर लिया। আর চকমানু 49 বুথ থেকেও পোলিং এজেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওখানে। भारती घोष ने 2017 में इस्तीफा दे दिया था और 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। घाटल सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। इस बार वो डेबरा से किस्मत आजमा रही हैं।
डेबरा से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो नंदीग्राम डेबरा सीट का ये पूरा हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन जमीन पर जो परिस्थितियां हैं वो जिस तरह से बिगड़ती जा रही हैं, कम से कम नंदीग्राम में, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन लाइव तस्वीरें नहीं है, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। विनोद जी, मैं आपको चर्चा में यहाँ पर लाना चाहूंगी। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, वाम दल को जब ममता बनर्जी ने जड़ से उखाड़ फेंका था, उस समय एक राजनीतिक विचारधारा की एक लड़ाई दिखाई देती थी। लेकिन क्या आज बीजेपी उसी पैटर्न पर चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? लेकिन यहां पर परिस्थितियां धार्मिक विभाजन पर भी आ टिकी हैं, और यही वजह है कि ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं अपना गोत्र गिनाना पड़ रहा है, चंडी पाठ या श्लोक का जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसका जो कोर मुद्दे थे वो हिंदुत्व के ही मुद्दे थे, लेकिन तब चूंकि उसकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी, तो वो एक तरह से हाशिए पर रहती थी राजनीति। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश की सत्ता पर काबिज हुई है और जिस तरह से उसका प्रभाव विस्तार हुआ है, तो हिंदुत्व का उसका जो एजेंडा है वो आगे चलता है। और जाहिर है, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, तो उसकी अपनी विचारधारा हिंदुत्व की तो है, वो राजनीतिक विचारधारा पर ही चुनाव लड़ रही है। हमें लगता होगा कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की विचारधारा है, लेकिन वो उसकी विचारधारा है, वो भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा है। और भाजपा जहां भी गई है वो हिंदुत्व को ही आगे करके गई है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं भी, दक्षिण में आप देखिए। तो ये कहना कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा का चुनाव तो है। क्या ये बीजेपी की कामयाबी है कि वो अपनी पिच पर ममता बनर्जी को मजबूर कर गई चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप ये जो भी पार्टी प्रभावशाली चुनाव लड़ती है तो कोशिश करती है अपनी पिच पर ही लाने की। और ममता बनर्जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जो है, जिसको गैर भाजपा दल कहते हैं, तो वो इस समय इस देश में निश्चित रूप से हाशिए पर है, या ये कहिए कि कमजोर स्थिति में है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे तमाम सारे अगर चुनावों को देखें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब हमलावर होकर के ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करती है, जब उनको ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को यह बताना ही पड़ेगा कि वो भी हिंदू हैं, और वो भी उतनी ही बड़ी हिंदू हैं जितनी बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए वो फिर अपना ये बताती है कि ब्राह्मण कन्या है, वो बंदोपाध्याय हैं, वो शांडिल्य गोत्र की हैं। तो किसी को भी, मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे एक समय था कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहा था, तो आखिर अमित शाह जी, जेटली जी आए सामने, उन्होंने बताया कि नहीं, यह है स्थिति। तो जब किसी नेता पर तमाम हमले बराबर होते हैं तो कई बार उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। उसी तरह ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि हाँ, मैं शांडिल्य गोत्री हूं। पहले शायद इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि उनका मुकाबला था वाम मोर्चे से। वाम मोर्चा जो है वो गोत्र और हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता था। तब ममता बनर्जी को बताना पड़ता था कि मैं ज्यादा किसान समर्थक हूं, मैं ज्यादा मजदूर समर्थक हूं, आदिवासी समर्थक हूं। तो जिस पिच पर वामपंथी दल चुनाव लड़ते थे, उस पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग करती थी। आज वो भाजपा की पिच पर कर रही है। जी संजय जी, लेकिन पैटर्न क्या वही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का राइज हुआ और चुनौती उन्होंने वाम दल को दी, उसी तरह से क्या बीजेपी ने राइज किया और आज वो चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, मुख्य फाइटर की भूमिका में या ऑपोजिशन की भूमिका में तो कांग्रेस और लेफ्ट को पीछे करके बीजेपी फ्रंट में आ गई थी। इससे तो कोई असहमति जताई नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर आप 2016 का विधानसभा चुनाव देखें और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, चुनाव के आंकड़ों को देखें, और उस बात से उन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है किस तरह से बीजेपी का एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ है वेस्ट बंगाल में। 2019 का लोकसभा चुनाव को याद करें, 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और अगर विधानसभा क्षेत्रों में अगर उसको तब्दील करें, 121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की, 40% वोट थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी को 40% वोट आएंगे, और मात्र 3% वोट से ही वो तृणमूल कांग्रेस से पीछे थे। बिल्कुल टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, और जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो जमीन थी वो पूरी खिसक गई है, पॉलिटिकल जमीन पूरी खिसक गई है। तो बिल्कुल बीजेपी और तृणमूल के बीच ही मुकाबला ये दिखाई पड़ता, और इसमें बीजेपी को एक तरह से क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल पिछले 2-3 साल में पूरा बंगाल का रंग बदल दिया है, चुनावी रंग बदल दिया है, तो उसके लिए पूरे बीजेपी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन संगीत जी देखिए, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो एक परसेप्शन की लड़ाई भी है। ममता बनर्जी ने भी वो आत्मविश्वास दिखाया कि मैं डरूंगी नहीं, नंदीग्राम से लड़ूंगी, एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगी, और शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ है। नंदीग्राम से ही दोनों आंदोलन से निकले, राइज दोनों ने अपने राजनीतिक करियर में किया, लेकिन जो हारेगा उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्षता की बात चल रही थी, मुझे नहीं लगता है, कहीं से ये नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति जो है वो धर्मनिरपेक्षता के
वसूलों पर कभी भी चली हो। यदि ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग से साथ गठबंधन में आती है केरला में। जरा बंगाल पर ही चुनाव पर नजर डाल लें। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने की बात हुई, ममता बनर्जी ने कहा, ये पब्लिक डोमेन में है ये चीजें, कि 30% मुसलमानों का वोट जो है वो ओवैसी ले जाएगा, हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। ये उनको में एक डर का माहौल पे है। यानी आप ये मान करके चलते थे, और इस देश की राजनीति का यही वसूल रहा है। कांग्रेस ने ये मान करके चला कि ये जो 15% 14% मुसलमानों का वोट है उसको हम एक मुश्त लाएं, और हिंदुओं का वोट चूंकि जातीय आधार पर और किसी न किसी पांथिक वगैरह आधार पर बटा हुआ रहता है, तो जो एक मुश्त वोट जहां से हम आता है हम उसको ये करें। भारतीय जनता पार्टी ने देखा, ऐसा मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ठीक है 15% वोट में से मुझे बहुत कम वोट आता है, लेकिन ये जो 85% को जो इग्नोर किया जाता है उसको आखिर एक सवाल तो सबके मन में खड़ा होना चाहिए कि विभाजन हुआ, मुसलमानों को एक पाकिस्तान मिला, एक धर्म के आधार पर मिला, बचे हुए भारत में भी यदि वही नारे, वही सारी चीजें, वही मुद्दे जो विभाजन से पहले चल रहे थे, तो सवाल तो उठाएगा। और यदि आप उसको कॉम्युनलिज्म कहते हैं, हैरानी नहीं मोनाक्षी जी, मुझे हैरानी यही होती है कि उसको आप कॉम्युनलिज्म के कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं। बड़े मंच से बड़े नेता जिस बात पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, अगर जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ते समय वही आप करेंगे तो फर्क कहां रह जाएगा। शुभेंदु अधिकारी भी तो ये कह रहे हैं ना कि 30% की चिंता नहीं है, मुझे 70% पर विश्वास है। ये मैंने नंदीग्राम में 70-30 चलने लग गया। देखिए आप यदि 2016 का चुनाव यदि आप देखें और 2019 का चुनाव आप देखेंगे, ऐसी क्या बात है, इसका जरा विश्लेषण कीजिए। तो ऐसी क्या बात है कि जो 2016 में मुसलमानों की जो वोट प्रतिशत था वो 40% ममता बनर्जी के पास था, वो 2019 के चुनाव में, ये CSDS का ही डेटा है, 70% आ जाता है। और जो 21% हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे थे 2016 के चुनाव में, वो 57%, यानी 36% का जंप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। आप इससे क्या इनकार कर देंगे क्या कि पश्चिम बंगाल के अंदर 123 ऐसी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां रिलीजियस आधार पर जो है वो बांग्लादेशी आए, वहां बसे, और वहीं के एक धर्म विशेष के लोगों ने उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई, और इसलिए कराई ताकि उनका जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उनका राजनीतिक वजूद भी बढ़ेगा। चलिए एक ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।